गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विषय रसायन शास्त्र कक्षा 9 का लेसन दूसरा। यह इस लेसन का तीसरा वीडियो है। जो यूजर्स नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लेसन का पहला तथा दूसरा वीडियो अवश्य देख लें ताकि यह वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आए। आइए लेसन को शुरू करते हैं। लेसन को शुरू करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि दो वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो पहले पढ़े हम लोग रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, फिर तत्व किसे कहते हैं, तत्व की विशेषताएं, तत्वों का वर्गीकरण, धातु के गुण, अधातु के गुण, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक के गुण, तत्व और यौगिक में अंतर, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण के गुण और मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग किया जाता है। साथ ही साथ दूसरा वीडियो में हम लोग पढ़े आसवन किसे कहते हैं, प्रभाजी आसवन विधि क्या है, बारूद के अवयवों को कैसे अलग किया जा सकता है, वायु के अवयवों को कैसे अलग किया जाता है, पृथक्कारी कीप का उपयोग, जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो यूजर्स नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल पे ये दोनों वीडियो अवश्य देख लें, ठीक है, ताकि यह वीडियो भी आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के कुछ गुणों में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है किंतु उसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे जल का वाष्प बनना, लोहे का चुंबक बनना, नौसादार यानी अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होना, शक्कर का पानी में विलय होना इत्यादि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है। यानी वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के कुछ गुणों में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पानी जो है कुछ देर के लिए बर्फ बन गया है ना, या वाष्पित हो जाएगा, लेकिन पुनः वह जल के रूप में आ ही जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। अब इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। तो पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है। दूसरा है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। तीसरा है यह परिवर्तन अस्थायी होता है और चौथा है नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। तो ये था हमारा भौतिक परिवर्तन, इसके गुण ध्यान में रखना है। अब जानते हैं हम लोग कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसके गुण जो है मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं और परिवर्तन लाने वाले कारक को हटा लेने पर भी पदार्थ अपने मूल अवस्था में नहीं आते, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहा में जंग लग जाता है, कोयले का जलना, शरीर में भोजन का पचना इत्यादि, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब आइए जानते हैं इसके गुण के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों एवं संगठन में प्रारंभिक पदार्थ के पूर्णतः भिन्न होता है। दूसरा है सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है यह परिवर्तन अस्थायी होता है ना, और चौथा है नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये था आपका रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लिए, ठीक है। अब आइए जानते हैं विलयन किसे कहते हैं। तो दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। समांग का अर्थ क्या हुआ, विलयन के सभी भागों में एक रूपता। कहने का अर्थ हुआ कि विलयन का संगठन एक रूप का होता है। जैसे जल तथा नमक का विलयन हो गया, जल तथा चीनी का विलयन हो गया, जल तथा नींबू के रस का मिश्रण हो गया, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया। या ऐसे भी इसको डिफिनेशन बता सकते हैं कि किसी पदार्थ को किसी विलायक यानी सॉल्वेंट में घुलाने पर विलयन बन जाता है।
ठीक है। अब आइए जानते हैं कि विलायक तथा विलेय किसे कहते हैं। तो विलयन में समानतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन अधिक मात्रा में होता है। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़े दो या अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलायक और विलेय दो वर्ड होता है विलयन में। तो विलयन जो द्रव या जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे एक बीकर में जल लिए और इसमें नमक मिला दिया, तो जल हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया, क्योंकि नमक इसी में घुलेगा। तो जो घुले जिसमें जो पदार्थ घुलाएगा, यानी कि जल घुला रहा है नमक को, ठीक है, तो ये हमारा हो गया विलायक, है ना। अब आइए जानते हैं कि विलेय किसे कहते हैं। तो विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलेय कहलाता है। किसी भी विलयन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है। देखिए दूसरे शब्दों में इसको डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि जो पदार्थ द्रव में घुलकर, ठीक है, विलयन बनाता है वह विलेय कहलाता है। विलेय को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहा जाता है। अब ये एक बीकर में जल ले लिए, अब इसमें नमक को हम घुला रहे हैं, तो नमक हमारे क्या हो गया, विलेय हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि विलयन किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका कुछ उदाहरण भी है। चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है, अतः चीनी तथा जल के विलयन में चीनी विलेय तथा जल क्या हो गया, विलायक हो गया। अब विलयन के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए विलयन मुख्यतः ऐसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतृप्त विलयन और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, ठीक है। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे कि किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसको समझने के लिए आप घर पे अपने प्रयोग में कर सकते हैं कि एक गिलास जल लीजिए या कुछ उसका अंकन कर लीजिए, 100 ml या 200 ml जल को माप लीजिए, है ना, और इसमें नमक की थोड़ी सी मात्रा डालकर मिश्रण को कांच की छड़ से अच्छी तरह से क्या कीजिए कि मिलाइए, कांच की छड़ डाल के अच्छी तरह से मिलाइए। अब नमक चलाएं, यह नमक भी जल में क्या होता है, घुल जाता है। जल में नमक डालकर चलाने की क्रिया जारी रखें और साथ ही साथ ऐसी अवस्था आएगी कि जब जल में और अधिक नमक घुलाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग संतृप्त विलयन का जांच करते हैं। अब आइए जानते हैं कि असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, जैसे एक बीकर में थोड़ा सा जल ले लीजिए, है ना, और जल लेने के बाद उसमें चीनी या नमक डालकर धीरे धीरे कोई चीज़ से, छड़ से या कांच की छड़ से उसको चलाएं, है ना। चीनी जल में घुलकर एक स्वच्छ एवं पारदर्शी विलयन बना देता है, ठीक है। इस विलयन में उसी ताप पर और अधिक चीनी घुलाइएगा तो यह पाइएगा कि विलयन असंतृप्त विलयन है, क्योंकि और ज़्यादा वो घुल जाएगा। तो इस तरह से हम विलयन के संतृप्तता और असंतृप्तता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विलयन के घटक या अवयव ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं, तीनों में हो सकता है। इन्हीं अवयवों के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक ठोस, द्रव और गैसीय विलयन, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस विलयन। अब आइए जानते हैं कि ठोस विलयन, द्रव विलयन तथा गैस विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो ठोस विलयन कहा जा सकता है। जैसे तांबा तथा सोने का विलयन क्या है, आपका ठोस विलयन, दोनों ठोस है, तांबा भी ठोस है और सोना भी ठोस है। दूसरा है आपका द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, द्रव विलयन कहा जाता है। जैसे नींबू के रस का जल में विलयन। तीसरा है
गैसीय विलयन, कि विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है को गैसीय विलयन कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का विलयन का मिश्रण भी क्या हो गया, गैसीय विलयन हो गया। तो ये हो गया ठोस द्रव या गैसीय विलयन के उदाहरण। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन जो होता है समांगी तथा विसमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, या कह सकते हैं विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार का मध्यवर्ती होता है, यानी कि बीच में होता है। ठीक है, जैसे दूध, स्याही, रक्त, टूथपेस्ट, बादल, कुहासा, धुआं इत्यादि, ये सब क्या है, कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल है। अब इनके गुण के बारे में जान लेते हैं कि कोलाइडी विलयन के क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण है कोलाइडी विलयन विषमांग होता है ना। दूसरा है कोलाइडी विलयन के कण छन्ना पात्र को पार कर सकता है। तीसरा है कोलाइड के कण बहुत अस्थायी होते हैं, कोलाइड को स्थिर छोड़ देने से उसके कण नीचे नहीं बैठते। ठीक है, चौथा है कोलाइडी के कणों का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर और 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। यानी कह सकते हैं कोलाइडी के कणों का व्यास जो होता है इतना से इतना, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। और पांचवा है कोलाइडी विलयन के अंतर्गत कोलाइड के कण टेढ़ी मेढ़ी मार्ग से होकर गमन करते। ठीक है, इस तरह से है, तो कभी यहाँ इस तरह से ऐसे, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े मार्ग को ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ कोलाइडी विलयन के गुण के बारे में हम लोग जाने। अब जानते हैं कि विलयन का सांद्रण कैसे प्राप्त किया जाता है। तो विलयन के इकाई परिमाण आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं, है ना। पहले ही हम लोग विलयन, विलायक और विलेय तीनों पढ़ चुके हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, विलयन का सांद्रण विलयन के इकाई परिमाण या तो आयतन या द्रव्यमान में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। विलयन का सांद्रण द्रव्यमान या अवयव के विचार से प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे, तो द्रव्यमान के विचार से विलयन के प्रति 100 भागों में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या विलयन का सांद्रण कहलाता है। अतः पदार्थ का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला क्या होगी, पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान प्लस पदार्थ का द्रव्यमान, दोनों को भाग दिया जाता है। और चूंकि 100 भागों में इसका तुलना हो रहा है तो 100 से गुना हो जाता। तो ये हो गया पदार्थ प्रतिशत द्रव्यमान का फॉर्मूला, कि कैसे हम लोग किसी भी पदार्थ का प्रतिशत द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, उसको लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान और उसमें पदार्थ का द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे गुना 100। ठीक है, या इसको कह सकते हैं पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलायक और विलेय को जोड़ देंगे तो विलयन बन जाएगा और गुना 100। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं आयतन के रूप में प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयतन के विचारों से भी विलयन के प्रति 100 भागों में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या विलयन का सांद्रण कहलाता है। पदार्थ का प्रतिशत आयतन बराबर फॉर्मूला वही पदार्थ का आयतन बटा विलायक का आयतन प्लस पदार्थ का आयतन गुना 100, या कह सकते हैं कि पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। ठीक है, दोनों फार्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दोनों फार्मूला से आपको आने वाले एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल अच्छे से बनेंगे। इसको उदाहरण के द्वारा भी और अच्छे से समझा जा सकता है, और जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाइएगा उतना जल्दी फार्मूला याद होगा। देखिए, एग्जाम्पल है कि 40 ग्राम साधारण नमक 320 ml जल में घुला हुआ है, इस विलयन का सांद्रण द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है
कि अब जैसे प्रतिशत द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है हमारा, द्रव्यमान बराबर कि जो पदार्थ का द्रव्यमान है यानी 40 और जो विलयन है और विलायक, विलेय और विलायक दोनों का योग यानी 320 और 40 कितना हो गया 360, इन दोनों से भाग दे दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो है उसको लिख लीजिए कि विलेय का साधारण नमक क्या होगा 40 ग्राम, उसके बाद विलायक का द्रव्यमान 320 ml दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान साधारण नमक प्लस जल का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 360 ग्राम आ गया। अब प्रतिशत निकालना है तो पदार्थ का द्रव्यमान बटा दोनों का योग यानी कि 360 गुना 100 दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11.1%। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का आप प्रतिशत द्रव्यमान निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, कोई भी दो चीज़ दिया हुआ है तो। अब आइए दूसरा फार्मूला, दूसरा एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। जैसे जल के 85 घन सेंटीमीटर आयतन में 25 घन सेंटीमीटर एल्कोहल घुला हुआ है तो 25 में विलयन में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विलायक भी है और विलेय भी है। 25 सेंटीमीटर विलेय यानी कि जल में घुल रहा है और 85 घन सेंटीमीटर दिया हुआ जो लिख लेते हैं। एल्कोहल का आयतन कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब, जल का आयतन कितना है 85 सेंटीमीटर क्यूब। अब एल्कोहल का प्रतिशत आयतन कितना हो जाएगा तो एल्कोहल का आयतन गुना 100 और बटा जल के आयतन प्लस एल्कोहल का आयतन दोनों का योग। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 22.72%। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का विलयन ज्ञात प्रतिशत और आयतन ज्ञात किया जा सकता है। संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।